हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चार्ज से रिलेटेड शेष कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, क्योंकि डियर स्टूडेंट इसके पहले चार्ज से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए बना चुका हूं, जो कि आपके अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट पर ऑलरेडी अपलोड है। तो डियर स्टूडेंट, चार्ज रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप उन वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए। ओके स्टूडेंट, तो आज मैं आप लोगों को चार्ज के जो शेष कॉन्सेप्ट है आज मैं वो सिखाने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, तो सबसे पहला नंबर अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ईएसयू या सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है ईएसयू होता है। इसके पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और चार्ज का जो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार्ज का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज चार्ज का यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं हम, बट स्मॉलेस्ट। ओके, और बोल सकते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखें सीजीएस प्रणाली में आवेश का क्या मात्रक होता है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट मात्रक होता है ईएसयू। क्या होता है, ईएसयू, और यू कैन से स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ओके डियर स्टूडेंट, या इसी को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है, फ्रैंकलिन। ओके डियर स्टूडेंट, तो याद रखें, तो आवेश का जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में ईएसयू या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। ओके, ये आप आपस में तीनों वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। 1 ईएसयू इक्वल टू 1 स्टेट कूलाम, 1 स्टेट कूलाम। कूलाम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू क्या, 1 फ्रैंकलिन, 1 फ्रैंकलिन। ओके डियर स्टूडेंट, आवेश के ये तीनों क्या सीजीएस पद्धति में मात्रक है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। ओके, आवेश के सबसे छोटे मात्रक। नेक्स्ट, ईएसयू और कूलाम में क्या रिलेशन होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, ईएसयू होता है। तो उनका आपस में रिलेशन क्या होता है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। याद रखिए डियर स्टूडेंट, 1 कूलाम इक्वल टू होता है आपका 3 × 10⁹ ईएसयू के। ये रिलेशन आप याद रखें। ओके डियर स्टूडेंट, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू के। ओके, नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये यूनिट कहाँ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज की जाती है। मतलब चार्ज जब रेस्ट पोजीशन पर होता है तब इन आप यूनिट का यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सेकेंड आपका है क्या, ईएमयू, ईएमयू आर एब कूलाम। ओके स्टूडेंट, एब कूलाम यानी चार्ज के दूसरे सीजीएस पद्धति मात्रक, यानी ये भी सीजीएस पद्धति मात्रक है और ये भी सीजीएस पद्धति मात्रक है। ओके, तो आपका क्या हो गया, ये आपस में बराबर होता है, ये भी आपस में इनकी वैल्यू भी बराबर होती है। जैसे आप एक ईएमयू बराबर क्या लिखेंगे, 1 ईएमयू इक्वल टू 1 एब कूलाम। ओके स्टूडेंट, एब कूलाम। तो आपको ये पता होना चाहिए, आवेश का ये भी मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, ये भी मात्रक होते हैं। इसका यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं जब चार्ज मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के केस में। आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पर होता है तो अपने चारों तरफ क्या करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, और जब चार्ज मोशन करता है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में इस मात्रा का यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। ओके स्टूडेंट, दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट आपका ESU क्या रिलेशन होता है या कूलाम में, तो आप याद रखिएगा 1 EMU
1 EMU इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻10। ओके स्टूडेंट, 10⁻10 ESU के। याद रखिए 1 EMU इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 10⁻10 ESU। इसका क्या मतलब हुआ 10 कूलाम हुआ। ओके स्टूडेंट, कैसे, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 10⁻10 को हम कैसे लिख सकते हैं, ESU को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻9 ESU इंटू 10 लिख सकते हैं। और आप देखिए यहाँ से ये है क्या इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए 3 इंटू 10⁻9 ESU को क्या कहते हैं 1 कूलाम कहते हैं। तो ये क्या हो गया 1 कूलाम हो गया इंटू 10। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया 10 कूलाम के बराबर हो गया कि नहीं। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ याद रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख लें, क्लियर कर लें, EMU क्या होता है ESU से बड़ा होता है। EMU इज ग्रेटर देन ESU। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब वन थिंग्स, ESU और EMU का क्या मीनिंग होता है। ESU को देख लीजिए, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके स्टूडेंट, और EMU का क्या मतलब होता है, EMU को मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके डियर स्टूडेंट, EMU का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये चार्ज के CGS पद्धति में मात्रक होते हैं और इस ESU क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, फैराडे। एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे चार्ज रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ओके डियर स्टूडेंट, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट मीन्स न बदले, चार्ज का ऐसा प्रॉपर्टी जो न बदले। ओके स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सीधा सीधा मतलब है डियर स्टूडेंट कि कोई आवेश है, कोई चार्ज है, वह रेस्ट पोजीशन पर है, उसका मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 कूलम उस पर चार्ज है। ओके स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। ओके, अब यदि वो चार्ज क्या कर रहे हैं, मोशन करने लगे, क्या हो, मोशन करने लगे, तो फिर क्या हो जाएगा, उस पर 10 कूलम चार्ज ही रहेगा। इसका क्या मतलब, चार्ज रेस्ट पोजीशन पे रहे या मोशन करे, उससे उसके अमाउंट ऑफ चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट, तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं व्हाट, अमाउंट ऑफ चार्ज at rest position, at rest simple. Okay, amount of charge at rest is equal to amount of charge at moving condition. Okay student, यानी चार्ज यदि मोशन कर रहा है तब, और चार्ज यदि गति कर रहा है तब, ये वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखें, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट देखिए स्टूडेंट, मास से क्या होता है, मास में ये कैसा कंडीशन होता है, मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वेलोसिटी बढ़ने पर द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। ओके स्टूडेंट, बट मास at rest position does not equal to mass at moving condition. ओके स्टूडेंट, इसका क्या मतलब, कोई द्रव्यमान रुका हुआ है
तो उसका कोई कण है, उसका जो द्रव्यमान है रुका हुआ है कंडीशन में, तो उसका द्रव्यमान कुछ और होगा। और यदि वो मोशन करने लगा तो उसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जैसे एट रेस्ट पोजीशन वाले मास को हम क्या करें, एम नॉट कंसीडर करें, और ये इसको क्या कंसीडर किया जाए, याद रखिए हम ऐसा मान ले रहे हैं एम। ओके, ये जो वी वेलोसिटी से जब मोशन कर रहा था, रेस्ट पोजीशन पे रहे तो उसका द्रव्यमान एम नॉट है, और जब वह मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तब उसका एम है। तो ये आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता है। ओके, और ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, जो मास होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब, यदि किसी भी कण का मास वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं आप, ये इक्वेशन याद रखिए, एम इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट अपान ओके 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखेंगे इस रिलेशन को। इसका क्या मतलब है और इसका क्या यूज है, देखिए मैं बता रहा आपको। तो आप देखिए एम क्या है, कैपिटल एम क्या है जी, एम क्या है, एट एम नॉट क्या है, रेस्ट पोजीशन पर मास। यदि द्रव्यमान रुका हुआ है तब का उसका कोई कण है, उसका द्रव्यमान रेस्ट पोजीशन पर यह है, और जब वी वेलोसिटी से वह मोशन करने लगा तब ये। तो यहाँ से देख रहे हैं, यदि स्पीड ऑफ लाइट से यदि कोई कण है, समझ लो यदि कोई कण स्पीड ऑफ ए सी क्या है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी यदि कोई कण प्रकाश के वेग से मोशन करने लगे, यानी v का वैल्यू क्या हो गया, v के बराबर क्या, v की वैल्यू c हो जाए, यहाँ से क्या होगा, c/c क्या हो गया 1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0। दैट मीन्स क्या हुआ, m नॉट अपान 0। ओके स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट, तो देख रहे हैं आप, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। वी वेग से यदि कण चलने लगा तो उसका द्रव्यमान क्या है, यम है, और रेस्ट पोजीशन पर ये है। यदि कण क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे, यानी वी की वैल्यू सी के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, और m नॉट अपान 0, दैट मीन्स क्या होता है जी, इनफाइनाइट। तो देख रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो मास होता है वेलोसिटी इंक्रीज करने पर क्या होता है जी, बढ़ता है। ओके स्टूडेंट, तो और अगला चीज़, जब द्रव्यमान स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करने लगता है तो क्या होता है, उसका मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का जो होता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है मास एनर्जी रिलेशन। ओके, मास एनर्जी रिलेशन या इक्वेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो आइंस्टाइन ने दिया था, इक्वल टू Δmc²। आप याद रखिए ये चीज़। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में आप देखिए, यदि कोई कण स्पीड ऑफ लाइट से मोशन कर रहा है, 1 किलोग्राम का कण, मान लीजिए 1 किलोग्राम का कोई पिंड है, वो स्पीड ऑफ लाइट से मोशन कर रहा है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू 1 किलोग्राम और सी की वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸, और ये क्या है मीटर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1 × ये 3 × 9 हो जाएगा आपका, क्या होगा 10⁻16 क्या जूल। एनर्जी का मतलब क्या होता है, जूल। तो आप समझ पा रहे हैं, ई की वैल्यू क्या हो जाती है 9 × 10⁻16 जूल। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ समझ पाए ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, आपस में इनका रिलेशन क्या है। ये यहाँ ये बताता है हमको इक्वेशन कि कोई भी कण है उसका द्रव्यमान रेस्ट पोजीशन पर क्या एम नॉट है, और जब वी वेग से मोशन कर रहा तो ये, तो इससे पता चलता है वेग बढ़ने पर द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। ये हमको ये बताता है। लेकिन मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़, यदि कण क्या स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करने लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करेगा, ये वैल्यू बराबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कण का बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और जब कोई कण स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करने लगता है तो फिर वह क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप ये यहाँ से ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि द्रव्यमान
संरक्षण का नियम, यानी आप याद रखिए द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तो न तो नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो द्रव्यमान एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है? जब वह स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करने लगता है तब। इस इक्वेशन से जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 किलोग्राम द्रव्यमान जब आप ऐसा कहिए स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करने लगता है तो क्या होता है, वो इतने एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए।